हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12th प्लस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो हम बीएससी बीएड 4th ईयर का पेपर सेकंड अप्लाइड जूलॉजी जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि हमने पार्ट ए जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की ओर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन पिट मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन। यानी कि जो वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है उसका पिट मेथड जो है वो क्या होता है या पिट विधि क्या होती है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि वर्मी कल्चर जो है वो क्या होता है। तो कल्चर ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कल्चर। यानी कि केचुओं को पालना जो है वो क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहा जाता है। तो फिर हम देखेंगे कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। तो द प्रोसेस या द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट फॉर्मेशन by earthworm is called वर्मी कंपोस्टिंग। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि खाद का निर्माण होता हो, कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता हो, किसके द्वारा, अर्थवॉर्म के द्वारा या केचुए के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें पिट मेथड पूछा गया है हमसे। तो ये पिट मेथड क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिया जाता है कि वुडन बॉक्स लिया जाता है या लकड़ी का बॉक्स लिया जाएगा या डिब्बा लिया जाएगा। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8 से 10 छिद्र कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, तो उसके द्वारा जो पानी है वो उससे क्या होगा, बाहर निकलने के लिए काम आएगा। और ये जो वुडन बॉक्स है उसकी डेप्थ जो है या उसकी जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर से कम होनी चाहिए। तो लकड़ी का बॉक्स लेंगे, उसकी गहराई जो है वो 1 मीटर से कम होनी चाहिए और उसमें 8 से 10 जो है नीचे की साइड में क्या करेंगे, होल्स करेंगे या छिद्र करेंगे, जो क्या काम आएंगे, पानी को बाहर निकालने के काम आएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे। वो कितना, तो वो 1 मीटर जो है जो गहरा होना चाहिए, 1 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 मीटर उसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ या लंबाई होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार का क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, 1 मीटर जो है उसकी गहराई होनी चाहिए, 1 मीटर वो चौड़ा होना चाहिए और 2 मीटर लंबा गड्ढा होना चाहिए। अब इस गड्ढे में सबसे पहले हम क्या डालेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ब्रोकन ब्रिक्स। यानी कि सबसे पहले हम इसमें टूटी हुई ईंटों को डालते हैं। अब उन टूटी हुई ईंटों के साथ क्या डालेंगे, हम इसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, गड्ढा खोदा। गड्ढा जो है कितना, तो 1 मीटर तो वो क्या होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा होना चाहिए। उसमें हमने सबसे पहले क्या डाला, ब्रोकन ब्रिक्स। यानी कि सबसे पहले हम उसमें क्या डालेंगे, तो टूटी हुई ईंटें डालेंगे और उसके साथ क्या डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। और उसकी जो है गहराई कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर गहरा ये होना चाहिए। फिर हम इसमें क्या डालते हैं, लोमी सॉइल या जिसे हम क्या कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं। तो उसके बाद में उसमें दोमट मिट्टी जो है वो डाली जाती है, जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर गहरी होती है।
और इसकी परत जो है वो किससे मिली होगी, तो लोमी सॉइल या दोमट मृदा से मिलकर बनी होगी, जो लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी परत होगी। अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे अर्थवॉर्म को या केचुए को डालेंगे, जिसमें हम एपिजाइक, अर्थवॉर्म और एनेसैइक अर्थवॉर्म दोनों प्रकार के जो केचुए हैं वो बराबर मात्रा में डालेंगे, जिसकी संख्या जो है लगभग कितनी होनी चाहिए, 100 के आसपास होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि टूटी हुई ईंटें डाली, उसके साथ में थोड़ी मिट्टी डाली, जिसकी जो है इसकी परत कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर लंबी होगी, और उसके ऊपर हमने क्या डाला, तो दोमट मृदा डाली, जिसकी जो है चौड़ाई जो है वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी, और जो डेप्थ है या जो गहराई है वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। उसके ऊपर हमने क्या डाला, अर्थवॉर्म या केचुए डाला। अब इन केचुए की संख्या कितनी है, समान मात्रा में हमने 100 केचुए लगभग उसमें डाले। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, तो इसके ऊपर हम डालेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट, या जिसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक वेस्ट कहेंगे। तो हम उसमें क्या डाल रहे हैं, अब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे, और उससे पहले हम उसमें एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है या एनिमल्स या जंतुओं का अपशिष्ट जो पदार्थ है वो डाल सकते हैं। तो हमने इसमें काऊ डंग डाल दिया, और उसके बाद में हमने उसमें क्या डाला, ऑर्गेनिक वेस्ट डाले, यानी कि कार्बनिक अपशिष्ट डाले। तो इन कार्बनिक अपशिष्टों को डालने के बाद लगभग 2 से 3 सप्ताह तक क्या करेंगे, इसमें हर 2 से 3 दिन बाद ये प्रक्रिया जो है वो दोहराते जाएंगे, और ये तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि ये जो गड्ढा है वो पूरी तरह से भर ना जाए। तब तक उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, लीव्स हो गई यानी कि सूखी पत्तियां हो गई, और एनिमल्स का जो वेस्ट हो गया वो हो गया, ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट या हरे कार्बनिक पदार्थ भी हम डाल सकते हैं उसमें। तो ये तब तक डाले जाएंगे जब तक कि गड्ढा जो है वो पूरी तरह से भर ना जाए। तो लगभग 45 दिनों में ये जो गड्ढा है वो लगभग भर जाता है। तो जब ये गड्ढा जो है वो भर जाएगा, उससे पहले क्या करेंगे, गड्ढे भरने से पहले हम उसमें 3 से 4 दिन पहले जो पानी है वो डालना बंद कर देंगे, ताकि उसमें नमी की मात्रा ना रहे। तो पानी डालना हमने बंद कर दिया। अब क्या करेंगे कि गड्ढा जो है वो लगभग पूरी तरह से भर चुका है, पानी डालना हमने बंद कर दिया है। अब जो हमें कंपोस्ट मिल रहा है या जो खाद मिल रही है, हम क्या करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, सबसे पहले छान लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसे सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे, या जिसे हम क्या कहेंगे, सुखाना। और उसके बाद उसकी क्या कर लेंगे, पैकिंग कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। तो वर्मी कल्चर क्या है, जिसमें अर्थवॉर्म को क्या किया जा रहा है या केचुए को पाला जा रहा है, वो क्या हो गया, वर्मी कल्चर हो गया। और वर्मी कंपोस्ट क्या है कि केचुए द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। फिर हमने देखा कि इसका जो पिट मेथड है वो क्या है। तो उसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले लकड़ी का बॉक्स लेंगे, उसमें 8 से 10 जो है छिद्र करेंगे, ताकि पानी जो है उसमें से आसानी से बाहर निकला जाए। फिर उसमें जो पिट मेथड है यानी कि जो गड्ढा विधि है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 मीटर जो है लंबा गड्ढा जो है या गहरा गड्ढा जो है वो खोदा जाएगा। अब उस गड्ढे में क्या होगा, तो हमने सबसे पहले क्या डाला, टूटी हुई ईंटें डाली यानी कि ब्रोकन ब्रिक्स डाली, और उसके बाद में उसमें क्या डाला, तो हमने उसके बाद में उसमें मिट्टी डाली। और कौन सी मिट्टी डालेंगे, तो लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी डाली। फिर हमने उसमें क्या डाला, अर्थवॉर्म या केचुए डाले, जिनकी संख्या जो है लगभग कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और उसके बाद में हमने एनिमल का वेस्ट जो है या जो जंतुओं का अपशिष्ट है वो डाल दिया, और उसके बाद में हम उसमें कार्बनिक अपशिष्ट जो है वो डाले यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट डाले। अब ये ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकते हैं। तो हमने ये सब डाला इसमें। अब ये गड्ढा जब तक भर ना जाए तब तक हम उसमें ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डालते जाते हैं हर 3 से 4 दिन बाद। और उसमें जो वर्मी बेड है उसको छेड़ा ना जाए, यानी कि ये जो हमने बनाया है उसको क्या कहेंगे, वर्मी बेड कहेंगे।
तो इसको छेड़े बिना हम इसमें जो है ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डालते जाते हैं तब तक जब तक कि गड्ढा जो है वो लगभग पूरी तरह से भर ना जाए। और गड्ढा जो है वो लगभग 45 दिनों में भरता है। और जब भरने वाला हो उससे पहले हमने क्या किया, 3 से 4 दिन पहले पानी जो है उसमें डालना बंद कर देते हैं और उसके बाद उससे खाद को या कंपोस्ट को हम बाहर निकालते हैं, उसे छानते हैं, फिर हमने उसे सुखाया और उसके बाद में हमने उसकी क्या कर ली, पैकिंग कर ली। तो ये हुआ वर्मी कंपोस्ट के बारे में और इसका पिट मेथड के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स, यानी कि अंडों को संरक्षित रखना जो है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले जो एग्स है वो कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, तो उसका जो है कमर्शियल यूज होता है, यानी कि व्यावसायिक जो है वो कार्य करते हैं एग्स। और अंडे जो है वो क्या काम आ रहे हैं, तो फॉर फूड यानी कि खाने के काम आ रहे हैं। अब प्रिजर्वेशन करने से पहले हमें कुछ बातों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो है हम क्या ध्यान रखेंगे कि कलेक्शन जो है, यानी कि जब हम अंडों का संग्रहण कर रहे हैं वो दिन में 3 बार किया जाना चाहिए। यानी कि अंडों का हम कलेक्शन या संग्रहण कितनी बार करेंगे, तो दिन में 3 बार इसको किया जाना चाहिए। और क्लीन रिसेप्टिकल्स जो है वो यूज लेने चाहिए या क्लीन जो है पात्र उपयोग में लेने चाहिए। तीसरा हम इसमें क्या देखते हैं कि केयरफुली हैंडलिंग करनी चाहिए। यानी कि जब अंडों का कलेक्शन किया जा रहा हो, उन्हें संग्रहित किया जा रहा हो, तब उन्हें ध्यान पूर्वक उठाना चाहिए और उन्हें रखना चाहिए। तो हमने तीसरा देख लिया केयरफुली हैंडलिंग। अब इसमें चौथा जो है हम क्या ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर जो है या तापमान जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और लास्ट जो हम इसमें देखते हैं मार्केटिंग, यानी कि जो अंडे की मार्केटिंग की जाती है वो सप्ताह में 2 बार की जानी चाहिए। तो ये हुआ हमारा एग्स के बारे में, जिसमें हम किन किन बातों को ध्यान रखेंगे हमने उसके बारे में देखा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडों का संग्रहण जो है वो प्रतिदिन दिन में 3 बार करेंगे। क्लीन या साफ पात्रों का जो है हम उपयोग लेंगे। केयरफुली हैंडलिंग करेंगे, यानी कि उनका जो संग्रहण जब किया जा रहा है तब उन्हें ध्यानपूर्वक उठाएंगे और रखेंगे ताकि वो टूटे ना। तापमान जो है उनका कम रखेंगे। और मार्केटिंग जो है वो सप्ताह में 3 बार की जानी चाहिए, 2 से 3 बार। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि अंडों के परिरक्षण के तरीके क्या क्या है। तो सबसे पहले अंडों का प्रिजर्वेशन जो है या परिरक्षण जो है वो किया क्यों जाता है, तो एग्स जो होते हैं उनकी जो शेल होती है या उनका कवच कह लो या छिलका कह लो, उसमें क्या होते हैं कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि सूक्ष्म जीव जो है वो लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, तो वो अंडों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसीलिए इनका क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है ताकि अंडों को लंबे समय तक खाने के उपयोग में लिया जा सके। तो इसीलिए हम करते हैं प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन में जो हम पहला मेथड देखते हैं वो कौन सा है, वेट इमर्शन मेथड। तो वेट इमर्शन मेथड में हम किन तरह के अंडों का उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम इनमें लेंगे अनिषेचित अंडे या अनफर्टाइल एग, दूसरा साफ होने चाहिए वो, और फ्रेश होने चाहिए यानी कि ताजे होने चाहिए अंडे। और जो हम लास्ट देखते हैं वो क्या है कि एग्स जो है उनकी क्वालिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यानी कि गुणवत्ता जो है अंडों की वो अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। तो वेट इमर्शन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनिषेचित अंडे लेंगे, यानी कि, और दूसरा जो है हम उसमें वो अंडे जो है वो साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए यानी कि ताज़ा होने चाहिए, और उसमें जो एग्स की क्वालिटी है यानी कि जो गुणवत्ता है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसमें हम 2 तरह के मेथड देखते हैं, पहला है लाइम सीलिंग मेथड और दूसरा है वाटर ग्लास मेथड। तो सबसे पहला हम देखते हैं लाइम सीलिंग मेथड क्या होता है। तो लाइम यानी क्या हो गया, चूना हो गया।
तो इसमें चूने का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चूने के पानी का उपयोग किया जाएगा। और कौन से चूने के पानी का, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन जो है चूने का वो लिया जाता है। यूज्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, यानी कि चूने के पानी का हम कौन सा संतृप्त विलयन जो है वो काम में लेते हैं। और उसको क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले जो अंडे जो है जिन पात्र में रखे गए हैं उसमें ये जो लाइम वाटर है वो क्या करेंगे, डालेंगे। तो ये 24 घंटे तक जो है ये लाइम वाटर या चूने के पानी में अंडों को रखा जाता है। तो 24 घंटे बाद क्या किया जाएगा, इन अंडों को इस चूने के पानी से क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। और निकालने के बाद क्या किया जाएगा, उन्हें सुखाया जाएगा। तो आफ्टर 24 आवर्स उन्हें क्या करेंगे, ड्राई करेंगे या सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद क्या करेंगे, उन्हें संरक्षित रख लेंगे या प्रिजर्व करके रख लेंगे। तो ये हुआ हमारा लाइम सीलिंग मेथड। और दूसरा हम जो इसमें देखते हैं वो कौन सा है, वाटर ग्लास मेथड। या इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10% सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो 10% सोडियम सिलिकेट है उसे पानी के साथ मिलाकर क्या करेंगे, विलयन तैयार किया जाएगा। और उस विलयन को जो है गर्म किया जाता है। तो गर्म करते रहेंगे और गर्म करने के बाद क्या करेंगे, उसको ठंडा किया जाएगा। तो गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद उसमें क्या डालेंगे, अंडे डालेंगे। और ये तब तक जो है विलयन डाला जाएगा अंडों में जब तक कि अंडे जो है वो पूरी तरह से इस विलयन से डूब ना जाए। तो जब अंडे इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं उसके बाद में क्या करेंगे, अंडों को उसमें से बाहर निकालते हैं। तो अंडों को बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसे ठंडा कर लेंगे और एक नियमित तापमान में रख देंगे। तो ये हुआ हमारा वाटर ग्लास मेथड के बारे में। एक बात और, लाइम सीलिंग जो मेथड है उसमें जब अंडों को 24 घंटों तक चूने के पानी में रखा जाता है तब जो अंडे होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो टेस्ट है उसमें भी क्या, चूने का जो है स्वाद आने लग जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे तक क्या रहते हैं, चूने के पानी में रहते हैं। ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज, यानी कि ये इसकी हो गई हानि। तो ये हमारा हुआ लाइम सीलिंग मेथड। और दूसरा हमने कौन सा देखा, वाटर ग्लास मेथड। तीसरा हम इसमें देखते हैं सेल सीलिंग मेथड। तो जैसा कि नाम में बताया गया है, इसमें क्या करेंगे, हम कवच या छिलके जो होते हैं उन्हें क्या कर देंगे, सील कर देंगे। तो सील करने के बाद क्या होगा कि जो वाटर वेपर है, यानी कि जल व वाष्प जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंडे से बाहर नहीं जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर नहीं हो पाते हैं कवच में। यानी कि कवच को या छिलके को सील कर देंगे और उसके बाद में उससे क्या होगा, जो वाटर वेपर है या जल वाष्प जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं जा पाती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करेंगे, तो वो अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। तो ये हुआ सेल सीलिंग मेथड, इसके द्वारा हम प्रिजर्वेशन कर लेंगे। तीसरा हम देखते हैं थर्मो स्टेबलाइजेशन मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें ये जो मेथड है वो किसके लिए, फर्टाइल एग्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है और सबसे उपयुक्त माना जाता है उनके लिए, यानी कि निषेचित अंडे। तो ये क्या करते हैं, जो फर्टाइल एग्स होते हैं उनमें एम्ब्रियो को, या जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में भ्रूण, उसे किल कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, फर्टाइल एग्स का उपयोग होगा, निषेचित अंडों का उपयोग होगा। उसमें ये क्या करेंगे, एम्ब्रियोस को या भ्रूण को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है, लगातार 30 मिनट तक 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या किया जाता है, इन्हें गर्म किया जाता है। और उसके बाद अंडों को क्या करेंगे, सबसे पहले 30 मिनट तक 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। उसके बाद उन्हें क्या कर देंगे, इससे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इनको टैप वाटर में या जो नल का पानी होता है उसमें क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे।
तो ये किसके लिए, थर्मो स्टेबलाइजेशन मेथड हो गया, उसके द्वारा क्या हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया। और इसके द्वारा क्या होगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है या जो भ्रूण का विकास है वो अंडों में रुक जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, आधे घंटे तक 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर पे जो है अंडों को गर्म कर लेंगे और उसके बाद में उसे ठंडा कर लेंगे और फिर उन्हें प्रिजर्व करके रख देंगे। तो इसके जो द्वारा जो अंडे हैं वो लगभग 2 से 4 सप्ताह तक जो गर्मियों के मौसम में भी प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं और वो खाने योग्य होते हैं। तो ये हो गया थर्मो स्टेबलाइजेशन मेथड। फोर्थ जो हम देखते हैं वो है ड्राई पैकिंग मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि अंडों को मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है और फिर उनमें जो ड्राई पैकिंग है या सूखी जो पैकिंग सामग्री है वो डाल दी जाती है और फिर उन्हें गीली मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। तो ये जो मेथड है उसमें ये होता है, ड्राई पैकिंग होती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं ओवर रैपिंग, यानी कि अति आवरण लगा दिए जाते हैं अंडों पे। वो किसके हो सकते हैं, पॉली इथाइलिन के हो सकते हैं। यानी कि इसमें पॉलीइथाइलिन या जो अन्य जो है सामग्रियां उनके द्वारा क्या कर जाएगा, अंडों को ओवररैप कर दिया जाएगा, यानी कि अति आवरण उन्हें कर दिया जाएगा और उसके द्वारा क्या होंगे, अंडों को परिरक्षित करके रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होंगे, फिर सूक्ष्म जीव जो है वो एंटर नहीं हो पाएंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें देखते हैं कोल्ड स्टोरेज, जिसे हम क्या कहते हैं, शीत भंडारण। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, इसमें ये जो है कमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज ली जाने वाली विधि है, मेथड है। और इसमें जो अंडे होते हैं वो सबसे पहले क्लीन होने चाहिए, यानी कि साफ सुथरे होने चाहिए। फिर हम इसमें कौन से अंडे लेते हैं, जो कि अनब्रोकेबल हो या अनब्रोकन हो, यानी कि टूटे हुए अंडों का इनमें उपयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले क्लीन होने चाहिए, अनब्रोकन होने चाहिए और फ्री बाय या फ्री ऑफ फंगल इन्फेक्शन, यानी कि वो कवक के संक्रमण से क्या होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए। तो कोल्ड स्टोरेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले साफ सुथरे टूटे हुए अंडे नहीं लेते हैं और दूसरा इसमें फ्री ऑफ फंगल इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण से वो मुक्त होने चाहिए। अब कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं, अंडों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोर करके रख दिया जाता है, यानी कि संग्रहित करके रख दिया जाता है। और इसके द्वारा यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाएगा अंडों को, तो ये लगभग 5 से 8 महीने तक खाने योग्य रहते हैं। यानी कि इन्हें 5 से 8 महीने तक हम खाने के उपयोग में ले सकते हैं, जब उन्हें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाए। और जब उन्हें 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाए तब उन्हें कम समय के लिए खाने योग्य रखा जा सकता है, यानी कि लगभग 2 से 3 महीने तक हम उन्हें खाने योग्य रख सकते हैं। तो ये किसके बारे में हुआ, कोल्ड स्टोरेज या शीत भंडारण के बारे में। लास्ट जो हम इसमें देखते हैं वो कौन सा मेथड है, ड्राइड एंड फ्रोजिंग मेथड, यानी कि जिसमें क्या करेंगे, अंडों को सुखाकर या उन्हें जमाकर रख दिया जाता है। ड्राई मेथड में हम क्या कर लेंगे, अंडों को सुखा लेंगे और फ्रोजन में क्या कर लेंगे, तो उन्हें जमा लेंगे। तो ड्राई मेथड में जो एल्ब्यूमिन हो गया, उसके टुकड़े या यॉक और या एग का वाइट पाउडर जो होता है उसे क्या करेंगे, सुखाकर रख लिया जाएगा और सेम जो है फ्रोजन में हो जाएगा, यानी कि उन्हें जमा कर रख देंगे। तो ये हमने पढ़े प्रिजर्वेशन के मेथड के बारे में, जिसमें हमने ड्राइड एंड फ्रोजन मेथड पढ़ा, कोल्ड स्टोरेज मेथड पढ़ा, जिसमें कि हम साफ सुथरे अंडे लेंगे और टूटे हुए अंडे वो नहीं होने चाहिए और वो इन्फेक्शन से या संक्रमण से मुक्त होने चाहिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री तापमान पे जब हम उन्हें स्टोर करके रखेंगे तो वो 5 से 8 महीने तक खाने योग्य रहेंगे और जब 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखेंगे तो वो 2 से 3 महीने तक खाने योग्य रहेंगे। फिर हमने देखा ओवर रैपिंग या अति आवरण, जैसा कि नाम में बताया गया, उसमें अंडों पर क्या कर लेंगे, आवरण लगा दिए जाएंगे और किसका, पॉलीइथाइलिन का लगा सकते हैं।
ड्राई पैकिंग मेथड में हमने देखा कि अंडों को क्या करेंगे, मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाएगा और उनके साथ उसमें जो सूखी पैकिंग सामग्री है वो रख दी जाएगी, जिससे जो अंडे हैं वो क्या रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, उन्हें परिरक्षित करके रखा जा सकता है। फिर हमने देखा था थर्मो स्टेबलाइजेशन मेथड, जिसमें कि हम ये सबसे उपयुक्त जो है किसके लिए मानी जाती है, निषेचित अंडों के लिए मानी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, एम्ब्रियोज को किल कर देती है, क्योंकि इसमें 30 मिनट तक 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, अंडों को गर्म किया जाता है और फिर उनमें क्या होगा, टैप वाटर में या फिर उन्हें नल के पानी में ठंडा कर लिया जाएगा। सेल सीलिंग मेथड में हमने क्या किया, तो हमने उसमें क्या किया, कवच को या अंडों के जो छिलके हैं उन्हें क्या कर दिया, सील कर दिया, जिससे कि जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, बाहर नहीं जा पाएगी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंडों के कवच पे नहीं लग पाएंगे। फिर हमने कौन सी देखी थी, लाइम सीलिंग मेथड और वाटर ग्लास मेथड। यानी कि लाइम सीलिंग में हमने क्या किया, तो सबसे पहले चूने के पानी के संतृप्त विलयन का उपयोग किया, उसमें हमने 24 घंटे तक अंडों को चूने के पानी के संतृप्त विलयन में रख दिया और उसके बाद क्या किया, उनको बाहर निकाला और उन्हें सूखने के लिए रख दिया गया। परंतु इस विधि में क्या होगा कि जो अंडों का टेस्ट है या जो उनका स्वाद होता है उसमें क्या होंगे, तो लाइम या चूने का स्वाद उसमें आता है, ये उसका हो गया नुकसान। वाटर ग्लास मेथड में हमने 10% सोडियम सिलिकेट का विलयन जो लिया उसे गर्म किया और फिर उसे तब तक जो है अंडों के पात्र में डाला जब तक कि अंडे पूरी तरह से उसमें डूब ना जाए और उसके बाद उसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे गर्म करने के बाद। तो ये हमारे हुए प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ एग्स। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या है, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क, यानी कि जो सिल्क है उसके रासायनिक घटकों के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किससे होता है, बाय सेरिकल्चर। यानी कि रेशम के उत्पादन द्वारा क्या होगा, सिल्क को हम प्रोड्यूस करते हैं और उसमें जो है कौन सा कीट काम में आता है, बॉम्बैक्स मौरी। तो ये जो रेशम कीट है उसके हम पालन करके क्या कर सकते हैं, रेशम का उत्पादन कर सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, सेरिकल्चर कहलाएगा। अब अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क देखें तो वो क्या क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, फाइब्रोइन होगा, ये लगभग इसमें 75% होता है, क्या, फाइब्रोइन। फिर हम इसमें दूसरा जो देखते हैं वो है सेरिसिन, जो लगभग 23 से 25% होता है सिल्क में। तीसरा हम देखते हैं एस ऑफ सिल्क फाइब्रोइन, यानी कि जो फाइब्रोइन होती हैं उनकी राख जो है वो भी उनमें उपस्थित होती है, लगभग 0.5%। चौथा इसमें पाया जाता है फैट एंड वैक्स, यानी कि वसा और मोम, जो कि कितने प्रतिशत होंगे, लगभग 1.5% होंगे। और चौथा जो हम लास्ट इसमें देखते हैं वो क्या है, मिनरल सॉल्ट्स, या जिसे हम क्या कह देंगे, खनिज लवण, ये लगभग इसमें होंगे 0.5%। तो ये हमारा हुआ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फाइब्रोइन। तो फाइब्रोइन जो है वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, यानी कि जटिल प्रोटीन। और ये किन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होगा, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सेरिन। तो ये इन अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। और ये जो प्रोटीन की लंबी श्रृंखला है वो किससे जुड़ी रहेगी आपस में, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, वॉन्डर वॉल बॉन्ड हो गए और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हो गए, उनके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए प्रोटीन की श्रृंखला रहती है। तो ये किसके बारे में हुआ, फाइब्रोइन के बारे में। सेरिसिन जो है वो क्या, तो ये इज फंक्शन लाइक ग्लू। तो सेरिसिन जो है वो गोंद की तरह कार्य करता है,
यानी कि ये क्या करेंगे, जो फाइब्रोइन के जो फाइबर्स हैं उन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़कर रखने का काम करती है। कौन, सेरिसिन। और ये लगभग 23 से 25% जो है उनमें उपस्थित होती है सिल्क में। तीसरा हम देखते हैं एस ऑफ सिल्क फाइबर, यानी कि जो सिल्क फाइब्रोइन होती है उसकी राख के बारे में वो लगभग 0.5% उपस्थित होती है। चौथा हम देखते हैं फैट एंड वैक्स, यानी कि वसा और मोम, वो लगभग 1.5% उपस्थित रहते हैं। लास्ट जो हम देखते हैं मिनरल सॉल्ट्स या खनिज लवण, उसमें लगभग कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन जैसे कई जो खनिज लवण है वो उपस्थित रहते हैं सिल्क में। और ये जो सिल्क होता है ये बहुत ही ब्राइट एंड अपीयरेंस का होता है, यानी कि बहुत ही चमकीला होता है और ये काफ़ी मजबूत होता है और क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसीलिए ये जो है इसका पालन जो है वो सिल्क जो है वो बनाया जाता है और किसके द्वारा, मोम्बेक्स मौरी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारा हुआ कंपोजिशन ऑफ सिल्क फाइबर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट अ नोट ऑन एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस इंडिका, यानी कि मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इंडिया में या भारत में 4 प्रकार की मधुमक्खियां जो है वो देखी जाती है। कौन कौन सी, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और चौथी एपिस मेलिफेरा। जिनमें हमसे क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है, एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका के बारे में पूछा गया है। तो हम उनका डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो एपिस डॉर्सेटा है उसे हम रॉक बी और जायंट हनी बी भी कहते हैं। तो उन्हें रॉक बी और जायंट हनी बी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी होती है आकार में, इसीलिए इन्हें एपिस डॉर्सेट, रॉक बी और जायंट हनी बी भी कहते हैं। इनकी जो साइज होती है या लेंथ जो होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है और ये लार्जेस्ट हनी बी है या लॉन्गेस्ट हनी बी है। यानी कि सभी मधुमक्खियों में ये सबसे बड़ी और क्या होती है, जायंट होती है। दूसरा अगर हम इसमें देखते हैं तो ये अपने जो छत्ता है या कॉम जो है वो कहां पर बनाती है, दे मेक देयर कॉम इन ओपन एरियाज। यानी कि ये जो है, ये एपिस डॉर्सेटा जो स्पीशीज है ये अपने जो छत्ते हैं उनका निर्माण कहाँ पर करती है, खुले स्थानों पर अपने छत्ते बनाती है। और खुले स्थानों में ये ब्रांचेस ऑफ ट्री पे यानी कि पेड़ों की शाखाओं पे अपने छत्ते बनाती है। और अगर हम दूसरा देखें तो ये फोर्ट या किले जो होते हैं उनमें अपना छत्ता बनाती है। तो ओपन एरियाज में अपना छत्ता बनाएगी, खुले स्थानों पे अपना छत्ता बनाएगी। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की शाखाओं पे अपना छत्ता बनाती है। ओल्ड फोर्ट्स हो गए यानी कि पुराने किलों में अपना छत्ता बनाएगी और ऐसे स्थान पे अपना छत्ता बनाती है जहां पर मनुष्य जो है वो आसानी से ना पहुंच पाए। तो ये हुआ उसके कॉम के बारे में। फिर दूसरा अगर हम इसमें पॉइंट देखते हैं तो इनका जो नेचर होता है या इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, इरिटेशन और फेरोसियस, यानी कि ये काफी चिड़चिड़े और क्रूर स्वभाव की होती है। और इनमें एक बात और, इनमें जो क्वीन और वर्कर होती है वो दोनों लगभग समान आकार की होती है।
तो आप कहेंगे कि क्वीन और वर्कर में हम डिफरेंस कैसे कर देखते हैं, पता कैसे लगाते हैं कि क्वीन कौन सी है और वर्कर कौन सा है। तो क्वीन का जो एब्डोमेन होता है यानी कि उदर जो होता है उसमें अंतर होता है, ये डार्क कलर का होता है वर्कर की तुलना में। यानी कि हमने इसमें क्या देखा, इन्हें हम रॉक हनीबीज भी कहते हैं और जाइंट हनीबी भी कहते हैं, यानी कि विशाल मधुमक्खी भी कहते हैं। ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और मजबूत होगी काफ़ी। दूसरा हम इसमें देखते हैं, ये अपना जो कॉम्ब है या अपना छत्ता जो है वो कहाँ बनाती है, ओपन एरियाज में या खुले स्थानों पे बनाएगी, जहाँ पे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की शाखाओं पे हो गया, ओल्ड फॉर्ट हो गया, और ऐसे स्थानों पे बनाएगी जहाँ पे मनुष्य जो है वो आसानी से ना पहुँच पाए। उनका जो नेचर है या उनका स्वभाव कैसा होता है, तो ये काफ़ी चिड़चिड़े और क्रूर स्वभाव की होती है। इनमें जो रानी मधुमक्खी है और उसमें श्रमिक मधुमक्खी है वो दोनों लगभग समान आकार की होती है, इसलिए उन दोनों में डिफरेंस जो है वो काफ़ी मुश्किल से देखा जाता है। परंतु क्वीन जो है या रानी मधुमक्खी जो है उसके एब्डोमेन या उदर जो है उसमें अंतर देखा जाता है, वो क्या होता है, वर्कर की तुलना में डार्क कलर का होता है। इनका डोमेस्टिकेशन या पालन काफी मुश्किल से होता है, नॉट वेरी इजी, क्योंकि ये क्या होती है, चिड़चिड़े स्वभाव की होती है और गुस्सैल प्रकृति की होती है, इसीलिए इनका जो पालन है वो काफी मुश्किल से किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें पॉइंट देखते हैं, ये पर ईयर पर कॉलोनी कितना शहद जो है वो प्रोडक्शन का करती है, उनका उत्पादन करती है शहद का, तो लगभग 20 से 25 किलो शहद का ये उत्पादन करती है, यानी कि प्रोडक्शन करती है पर ईयर पर कॉलोनी, यानी कि प्रति वर्ष पर कॉलोनी लगभग 20 से 25 किलो शहद जो है वो बनाती है। तो ये हमारा हुआ एपिस डॉर्सेटा के बारे में। दूसरा हम इसमें क्या देखेंगे, एपिस इंडिका के बारे में हमें पूछा है क्वेश्चन में, तो एपिस इंडिका जिसे हम इंडियन बी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के फॉरेस्ट हो गए या जंगल हो गए और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें पाई जाती है, इसीलिए हम इसे इंडियन बी भी कहते हैं। ये स्लाइटली स्मॉलर देन एपिस डॉर्सेटा, ये क्या होती है, आकार में एपिस डॉर्सेटा से थोड़ी छोटी होती है, और ये एपिस डॉर्सेटा की तुलना में क्या होती है, चमकीली होती है, यानी कि ब्राइट होती है एपिस डॉर्सेटा की तुलना में। दूसरा हम इसमें देखते हैं, तो ये अपने जो कॉम्ब है या अपने जो छत्ते हैं वो कहाँ पर बनाती है, तो ये अपने छत्ते जो है अंधेरे वाले स्थानों पे बनाती है, यानी कि डार्क एरियाज में बनाती है, इसीलिए इनके छत्तों को पहचानना जो है वो काफ़ी आसान होता है। डार्क एरियाज में ये कहाँ बना लेगी, तो केव्स में, यानी कि गुफाओं में, ओल्ड फोर्ट में और दरारों में, इसीलिए इनके छत्तों को पहचानना अब काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि ये अंधेरे में अपने छत्तों को बनाती है। दूसरा हम इसमें देखें, इनका जो डोमेस्टिकेशन है वो काफ़ी इजी होता है, यानी कि इनको पालना आसान रहता है। इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, जेंटल, यानी कि ये कोमल स्वभाव की होती है, इसीलिए इनको पालना जो है काफ़ी आसान रहता है। ये प्रोडक्शन कैसे करती है हनी का, तो ये पर ईयर पर कॉलोनी लगभग 5 से 7 किलो हनी का प्रोडक्शन करती है। तो
तो हमने देखा एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका के बारे में। एपिस इंडिका में हमने कहा इसे इंडियन हनी बी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर, तो ये जंगलों में और खुले मैदानी क्षेत्रों में इंडिया में देखी जाती है। इनका जो डोमेस्टिकेशन है वो काफ़ी ईजी होता है, यानी कि इसका पालन जो है काफ़ी आसान रहता है। क्यों? क्योंकि ये सरल स्वभाव की होती है या शांत स्वभाव की होती है। ये पर कॉलोनी जो है पर ईयर कितना हनी का प्रोडक्शन करती है? 5 से 7 किलो जो है हनी बनाती है। इनके जो छत्ते हैं वो कहाँ पे, तो इनके छत्तों को पहचानना काफ़ी आसान रहता है क्योंकि ये अंधेरे स्थानों पर अपने छत्ते बनाती है। केव्स हो गई यानी कि गुफाएं हो गई, पुराने किले हो गए और दरारें हो गई। ये अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका में, तो ये क्या होती है? एपिस डॉर्सेटा से थोड़ी छोटी होती है और कैसी होती है? चमकीली होती है एपिस डॉर्सेटा की तुलना में। एपिस डॉर्सेटा को हमने क्या कहा? रॉक बी कहा और जाइंट हनी बी भी कहा। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? सबसे बड़ी हनी बी होती है जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। और ये अपने जो छत्ते हैं वो कहाँ पर बनाती है? तो खुले स्थानों पर बनाती है, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ ट्री हो गए, ओल्ड फोर्ट्स हो गए, और ऐसे स्थानों पे बनाएगी जहाँ पे मनुष्य आसानी से ना पहुँच पाए। ये इनका जो नेचर है या स्वभाव है वो कैसा होता है? इरिटेशन वाला होता है और फेरोसियस होता है, यानी कि ये काफ़ी चिड़चिड़े और गुस्सेल स्वभाव की होती है। इसमें क्वीन और वर्कर जो है उनकी जो साइज है वो आकार जो है वो सेम होता है, इसीलिए उन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल रहता है। परंतु जो क्वीन है उसके एब्डोमेन से उन्हें पहचाना जा सकता है। वो क्या होता है? डार्क कलर का होता है। इसका डोमेस्टिकेशन या पालन जो है वो काफ़ी इजी नहीं रहता है, वो मुश्किल रहता है। और ये पर ईयर जो है 20 से 25 किलो शहद जो है वो बनाती है। तो ये हमारा हुआ एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्कर हनी बी, यानी कि हनी बी या मधुमक्खी की हमें संरचना और उसके कार्य बताने हैं। तो हमने पढ़ा कि जो हनी बी का कॉम्ब है उसमें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है क्वीन होती है, वर्कर यानी कि श्रमिक होते हैं, और क्या होते हैं? ड्रोन्स होते हैं। क्वीन जो है उसकी संख्या केवल 1 होती है, यानी कि एक छत्ते में एक जो है रानी मधुमक्खी होगी। श्रमिकों की जो संख्या है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है, लगभग 1500 से 50,000 तक ये एक मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती है। और क्वीन जो होती है वो लार्जेस्ट होती है अपने जो बाकी सभी कास्ट है उनकी तुलना में, यानी कि वर्कर और ड्रोन की तुलना में जो क्वीन है वो सबसे बड़ी होगी। वर्कर जो है वो सबसे छोटी होती है और ड्रोन जो है वो वर्कर से बड़ा और क्वीन से छोटा होता है। फिर हम देखते हैं वर्कर हनी बी के बारे में। तो जो श्रमिक मधुमक्खी है वो लगभग छत्ते में 1500 से 50,000 तक पाई जाती है, डिपेंड करता है छत्ते की साइज पे। फिर जो वर्कर है वो स्टेराइल होती है, यानी कि बंध्य होती है। क्यों? क्योंकि क्वीन सब्सटेंस और फेरोमोन्स के कारण वो बंध्य रहती है, बिकॉज ऑफ क्वीन सब्सटेंसेस एंड फेरोमोन्स। अगर हम वर्कर की या श्रमिक मधुमक्खी की लाइफ स्पैन के बारे में देखें या उसके जीवन काल के बारे में देखें तो वो लगभग जीवन अवधि उनकी कितनी होती है? 4 वीक्स की या 4 सप्ताह की रहती है। फिर हम देखते हैं कि जो श्रमिक मधुमक्खी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ वर्कर हनी बी। तो सबसे पहले इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स या जिसे हम वक्ष कहेंगे, एंड एब्डोमेन या उदर में डिवाइड रहते हैं इनका शरीर। इनका स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये। इसे हम नीचे ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये क्या हो गया? इसका हेड हो गया, ये इसका थोरैक्स पार्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया? एब्डोमेन पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम हेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हेड होता है उसमें क्या होती है? आईज होती है, यानी कि आंखें होगी, और एंटीना, और क्या उपस्थित होंगे? माउथ पार्ट्स। तो जो श्रमिक मधुमक्खी है उसमें लगभग 5 आंखें पाई जाती है। उनमें से 2 क्या होती है? कंपाउंड आईज होती है, जो कि किसमें हेल्प करती है? टू सीइंग
शेप्स, यानी कि वो आकारों को देखने में मदद करती है। और जो 3 आईज होती है वो कहाँ पे होती है? टॉप ऑफ द हेड, यानी कि जो सिर है उसके शीर्ष पर पाई जाती है। और वो किस में हेल्प करती है? टू सीइंग लाइट, यानी कि वो प्रकाश को देखने में मदद करती है। एंटीना की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे फंक्शन करता है? ये फीलिंग में और ये करेगा किसमें फंक्शन? स्मेलिंग में। तो ये किसके बारे में हुआ? एंटीना के बारे में। ये हो गए इनके एंटीना। तीसरा हम देखते हैं इसके माउथ पार्ट्स के बारे में। तो इसमें कई तरह के माउथ पार्ट्स जो है वो पाए जाते हैं और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। पहला जो है ये क्या काम करेंगे माउथ पार्ट्स? तो ये भोजन को पकड़ने में मदद करेंगे और दूसरा ये बाइटिंग में या उनको चबाने में कार्य करते हैं। तो ये हुआ इनके माउथ पार्ट्स के बारे में। दूसरा हम इसका पार्ट देखते हैं बॉडी का, वो कौन सा है? थॉरेक्स, जो कि ये वाला पार्ट हो गया। तो ये हो गया इसका थॉरेक्स या वक्ष भाग। तो थॉरेक्स में इसमें क्या होते हैं? लेग्स और विंग्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, वो इससे अटैच रहते हैं। तो आप कहेंगे इनमें कितने लेग्स और कितने विंग्स है? तो इसमें 6 जो है वो पैर पाए जाते हैं और 2 पेयर ऑफ विंग्स या 2 जोड़ी इनमें पंख जो है वो देखे जाते हैं, जो कि किससे अटैच रहते हैं? थॉरेक्स से या वक्ष से अटैच रहते हैं। तो ये हो गया इसका थॉरेक्स पार्ट। इसमें 4 लेग हो गया, मिड लेग हो गया और हाइंड लेग हो गया। ये जो है कितने? तो 1 2 3 और इसमें भी 4 5 और 6। तो कितने? 6 जो है मधुमक्खी में पैर पाए जाएंगे और इसमें 2 जोड़ी क्या होंगे? पंख होंगे, जो कि 4 विंग हो गया और हिंड विंग हो गया। तो इसमें जो 4 लेग होता है या जो फ्रंट लेग होता है उसमें क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। वो किस में हेल्प करता है? तो जो बॉडी होती है उससे पॉलन को हटाने में या उसे साफ करने में काम आता है। और जो हिंड लेग है उसमें क्या होते हैं? ये रहा इसका पॉलन बास्केट। तो इसमें पॉलन बास्केट प्रेजेंट रहता है, जो कि किसको? तो पॉलन को संग्रहित करने में काम आता है। तो ये हुआ इसके पॉलन बास्केट के बारे में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? हिंड लेग में। 4 विंग और हाइंड विंग जो है वो उसे उड़ने में मदद करते हैं। तीसरा हम इसका जो बॉडी पार्ट देखते हैं वो कौन सा है? एब्डोमेन, जो कि ये वाला पार्ट हो गया। अब इस एब्डोमेन में या उदर में कई तरह के स्ट्रक्चर्स या जो संरचनाएं है वो देखी जाती है। पहला हो गया, हम लेंगे वैक्स ग्लैंड्स। ये हो गया इसके एब्डोमेन या उदर के बारे में। तो इसमें क्या रहेगी? वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी, यानी कि मोम ग्रंथियां उपस्थित रहती है। मैंने आपको बताया है मोम ग्रंथियां क्या काम करेगी? तो मोम को स्त्रावित करने में मदद करेगी। और ये कहाँ उपस्थित रहेगी? तो श्रमिक के उदर में या एब्डोमेन में जो है वो उपस्थित रहती है। और ये वैक्स जो है वो कहाँ काम आता है? टू कंस्ट्रक्ट द नेस्ट, यानी कि ये छत्ते को बनाने में मदद करता है ये वैक्स। और इसके मैंने आपको क्या क्या यूजेस बताए हैं? तो ये कैंडल्स को प्रिपेयर करने में या मेकिंग में भी काम आएगा, यानी कि मोमबत्तियों को बनाने में भी काम आता है। और तीसरा कॉस्मेटिक्स में भी यूज आता है। तो ये हुआ हमारा वैक्स ग्लैंड के बारे में। और इसमें हनी स्टमक प्रेजेंट होता है। तो ये हनी स्टमक जो है इसमें क्या रहेगा? हनी जो है स्टोर हो रहता है या शहद जो है वो संग्रहित रहता है। तीसरा इसमें देखा जाता है स्टिंगर। तो ये आप देख रहे हैं स्टिंगर। तो ये एब्डोमेन में ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है? स्टिंगर है। और ये किससे? तो वेनम सैक के जाके जुड़ता है, यानी कि जो पॉइजन वाली थैली होती है उससे जाकर ये जुड़ेगा या विषैली थैली से जाकर जुड़ जाता है। और ये क्या करता है? जब कोई भी उन पे मधुमक्खियों पे हमला करता है तो ये क्या करती है? उन्हें स्टिंग कर लेती है और अपना पॉइजन जो है उनमें डाल देती है। तो ये स्टिंगर जो है उसमें हेल्प करता है। तो ये हमारा हुआ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन के बारे में। ये हो गया मधुमक्खी का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हेड में हमने देखा क्या होंगी? आईज होगी और माउथ पार्ट्स होंगे और एंटीना होंगे। आईज जो है वो कहाँ पे? तो देखने में काम आएगी। 5 प्रकार की हमने देखी। माउथ पार्ट्स जो है वो कहाँ काम आ रहे हैं? तो भोजन को पकड़ने में और उन्हें चबाने में। थॉरेक्स जो है उसमें जो है लेग्स और विंग्स जो है वो उपस्थित रहते हैं, यानी कि पैर और पंख जो है वो उपस्थित रहेंगे, जिसमें कि 4 लेग का वर्क क्या हो गया? ये क्या काम करेंगे? इनमें कॉम्ब लाइक हेयर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। वो कहाँ काम आते हैं? तो वो पॉलन को हटाने से काम आते हैं, यानी कि बॉडी से पॉलन को साफ करते हैं। हाइंड लेग जो हो गया उसमें क्या होंगी? पॉलन बास्केट उपस्थित होगी, जिसमें कि पॉलन संग्रहित रहेगा।
एब्डोमेन में हमने देखा वैक्स ग्लैंड्स होगी जो कि वैक्स को बनाएगी, स्रावित करेगी, और दूसरा हमने देखा हनी स्टमक जिसमें कि क्या रहेगा, जो शहद है वो संग्रहित रहेगा। स्टिंगर में क्या रहेगा, तो ये पॉलन सैक से या जो विषैली थैली है उससे जुड़ी रहेगी, और इससे क्या होगा, जब कोई उन पे हमला कर रहा है या कोई प्रेडेटर आया है तब वो क्या करेगी, उसे स्टिंग कर लेगी। अब हम देखते हैं हनी बीज के फंक्शन के बारे में, या सॉरी वर्कर के फंक्शन के बारे में। फंक्शंस ऑफ वर्कर बी। तो जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो दो तरह के फंक्शन जो है वो करती है, दो प्रकार से कार्य करती है। जो पहले 3 सप्ताह होते हैं उसमें वो क्या करती है, टू परफॉर्म इंडोर ड्यूटीज, यानी कि पहले जो 3 सप्ताह है या 3 वीक्स है उसमें वो इंडोर ड्यूटीज करती है, और बाकी की जो पूरी लाइफ होती है उसमें वो क्या करेगी, आउटडोर ड्यूटीज करेगी। तो आप कहेंगे इंडोर ड्यूटीज क्या है और आउटडोर ड्यूटीज क्या है। इंडोर ड्यूटीज में वो क्या करेगी, तो सबसे पहले वो वैक्स के द्वारा या मॉम के द्वारा क्या करेगी, छत्ते का निर्माण करेगी, और वो क्या करती है, टू फीड द क्वीन, यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसे खाने खिलाने का काम करती है, और क्या खिलाएगी उन्हें, रॉयल जेली खिलाएगी। तो ये क्या करेगी, टू फीड द क्वीन, यानी कि रानी मधुमक्खी को रॉयल जेली खिलाएगी। ये ड्रोन को भी फीड करवाती है, यानी कि जो नर मधुमक्खी होती है उसे भी खाना खिलाने का काम करती है। और क्या करेगी, मैंने आपको बताया, टू कंस्ट्रक्ट द नेस्ट, सॉरी कंस्ट्रक्शन द कॉम, यानी कि छत्ते के निर्माण में काम आती है, उनका निर्माण करती है। और ये जो बाकी ओल्डर लार्वी होती है उन्हें क्या खिलाती है, तो पॉलन और हनी का मिक्सचर जो है वो उन्हें खिलाती है। और ये क्या करेगी, ये छत्ते की सुरक्षा करती है, उनको गार्ड करती है छत्ते को, और क्लीनिंग का भी कार्य करती है, यानी कि छत्ते की जो साफ सफाई है वो किसके द्वारा की जाती है, श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है। तो ये हमारी हो गई इनकी इंडोर ड्यूटीज। अगर हम आउटडोर ड्यूटीज की बात करते हैं तो उसमें जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो क्या क्या काम करेगी, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉलन, वाटर एंड नेक्टर, यानी कि ये पराग और पानी को क्या करती है, संग्रहित करती है फूलों से। दूसरा हम इसमें देखते हैं तो ये क्या करती है, राइपनिंग ऑफ हनी, यानी कि ये शहद का निर्माण करेगी। तो हमने देखा फंक्शंस ऑफ हनी बी क्या है, सॉरी फंक्शन ऑफ वर्कर हनी बी क्या है। तो श्रमिक मधुमक्खी जो है दो तरह से उनकी ड्यूटीज जो है वो बांटी गई है। पहले जो 3 सप्ताह है उसमें वो क्या कार्य करेगी, तो वो इंडोर ड्यूटीज परफॉर्म करेगी, जिसमें कि वो क्या करेगी, छत्ते का निर्माण करेगी, किसके द्वारा, तो मॉम के द्वारा। फिर हमने कहा वो किसको, तो रानी मधुमक्खी को, और जो नर मधुमक्खियां होती हैं उन्हें क्या करती है, खाना खिलाती है। फिर हमने कहा वो क्या करेगी, गार्ड करेगी, यानी कि अपने छत्ते को क्या करेगी, प्रीडेटर से बचाएगी, और क्या करेगी, उसकी साफ सफाई करेगी। आउटडोर ड्यूटीज में वो क्या करती है, तो ये पराग का और जल का क्या करती है, संग्रहण करती है, और हनी का प्रोडक्शन करती है। तो ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हनी बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, डिस्क्राइब पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग, यानी कि कोकून पश्ची प्रक्रिया है जो क्या होती है। तो ये भी किसका, सेरीकल्चर का पार्ट है। और मैंने आपको बताया सेरीकल्चर क्या होता है, जिसमें कि सिल्क वॉर्म या रेशम के कीटों द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन होता है या रेशम का उत्पादन किया जाता है। और कौन से सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स मोरी के द्वारा। तो हम पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग जो है वो देखते हैं। तो इट इज अ मेथड to obtaining silk threads from cocoon। तो
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि रेशम के धागों का जो है प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा? कोकून के द्वारा। उसे ही हम क्या कहते हैं? कोकून पश्ची प्रक्रिया कहते हैं। इस मेथड में 2 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा स्टिफनिंग, दूसरा होगा रीलिंग एंड स्पाइनिंग। तो सबसे पहले जो स्टिफनिंग है वो क्या है? तो स्टिफनिंग जो मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है? इट इज अ मेथड ऑफ किलिंग कोकून। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? जो कोकून होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो सेरिकल्चरिस्ट होते हैं उन्हें काफी केयरफुल रहना पड़ता है, काफी सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो 8 से 10 दिन होते हैं उसके अंदर अंदर क्या होता है? जो कोकून होते हैं उनमें जो प्यूपा है उनका जो है वो बाहर निकलने लगते हैं, उनका डेवलपमेंट होने लगता है और वो क्या करते हैं? कोकून को नष्ट करके बाहर आने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं? उनमें छेद कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सिल्क थ्रेड्स है या जो सिल्क है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, कोकून भी नष्ट हो जाएगा। तो इसमें जो सेरिकल्चरिस्ट है वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर क्या करते हैं? जो कोकून होता है उन्हें बॉईल कर देते हैं, बॉईल वाटर में डाल देते हैं। तो गर्म पानी में डालने के कारण क्या होता है कि जो कोकून है उसमें जो प्यूपा डेवलप हो रहा है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होगा कि जो कोकून है उसे बचाया जा सकता है, क्षतिग्रस्त होने से या डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये हो गया स्टिफनिंग के बारे में। स्टिफनिंग के दौरान जब हम बॉइलिंग करते हैं तो उसके 3 प्रॉफिट जो है वो देखे जाते हैं। कौन कौन से? एक पहला तो है वो क्या है कि कोकून के अंदर जो प्यूपा डेवलप हो रहा है वो क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। जो दूसरा प्रॉफिट है वो क्या है कि उसके अंदर जब बॉईल किया जाता है कोकून को तब क्या होता है कि जो सिल्क है या जो रेशम के धागे हैं वो क्या हो जाते हैं? काफी सॉफ्ट हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं। तो दूसरा इसका ये हुआ प्रॉफिट। तीसरा क्या होता है कि बॉईल करने के कारण जो रेशम के धागे हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उन्हें निकालने के लिए क्या होती है? काफी आसानी हो जाती है। तो बॉइलिंग के हम इसमें 3 पॉइंट देखते हैं कि ये इसके 3 प्रॉफिट रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं? रीलिंग करते हैं। तो रीलिंग क्या होती है? obtaining silk threads from the killed cocoon। यानी कि जब हमने स्टिफलिंग के दौरान क्या किया है? जो कोकून होता है उसे हमने किल कर दिया है, किसके द्वारा? बॉईल करके या गर्म करके हमने उसे, उसके अंदर जो प्यूपा है उसे मार दिया है। अब रीलिंग के अंदर क्या होगा कि जो किल्ड कोकून है उसके द्वारा हम क्या करेंगे? जो रेशम के धागे हैं उसे प्राप्त कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। अब रीलिंग के दौरान क्या होता है कि जो सिल्क थ्रेड्स है या जो रेशम के धागे हैं उन्हें एक बड़े पहिए पर क्या कर लिया जाता है? लपेट लिया जाता है। और उसे हम क्या कहते हैं? उसके बाद हम उस सिल्क को क्या कहते हैं? रॉ सिल्क, या उसे हम रीलिंग सिल्क कहते हैं या रील्ड सिल्क कहते हैं। यानी इसमें क्या किए करेंगे? जो सिल्क थ्रेड्स है या जो रेशम के धागे हैं उसे मृत जो कोकून है उससे प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त करने के बाद उसे क्या करेंगे? एक बड़े पहिए पर लपेट लेंगे और उससे जो हमें सिल्क प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? रॉ सिल्क या कच्चा सिल्क कहेंगे और या उसे हम रील सिल्क जो है कहेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है? उसे स्पून पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब स्पाइनिंग क्या होता है कि जब कोकून को नष्ट किया जा रहा है उस दौरान अगर कुछ प्यूपा जो है वो रह गए हैं या जो कुछ कोकून है वो उस दौरान नष्ट हो गए हैं तो उसका जो है उपचार जो है वो स्पाइनिंग के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि जो डैमेज हो गए सिल्क थ्रेड्स है या जो डैमेज कोकून है या जो क्षतिग्रस्त कोकून है उसका हम उपचार करते हैं स्पाइनिंग के द्वारा। तो स्पाइनिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले उन्हें फिर से बॉईल किया जाता है,
फिर उन्हें स्ट्रेच किया जाता है या उन्हें खींचा जाता है, उन सिल्क के धागों को या रेशम के धागों को, और उसके बाद उन्हें किसमें उपचारित किया जाता है, किसमें शुद्ध किया जाता है, तो एसिड में, प्योरिफाइड इन एसिड एंड फर्मेंटेशन, यानी कि उसे हम अम्ल और किण्वन द्वारा क्या कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे उस रेशम के धागों को, जो कि क्या हो गए हैं, नष्ट हो चुके हैं, या जो कोकून को जब हम कोकून से धागे निकाल रहे हैं उस दौरान कुछ जो धागे वो टूट जाते हैं, या जब क्षतिग्रस्त कोकून है तो उसका उपचार हम किसके द्वारा करेंगे, स्पाइनिंग के द्वारा करेंगे। उसमें हम उसे पहले बॉईल करेंगे, फिर से गर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे खींच लेंगे उन धागों को, उसके बाद उन्हें किसमें शुद्ध करेंगे, अम्ल में और किण्वन में शुद्ध कर लिया जाएगा। और रेशम के चमकदार धागे प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें बार बार धोया जाता है, ताकि जो चमकदार रेशम है, अच्छा रेशम जो है हमें प्राप्त हो सके। तो ये होता है पोस्ट कोकून प्रोसेस। अब ये है पूरी इसकी प्रोसेस या इसका पूरी प्रक्रिया। अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी हेल्दीएस्ट मॉथ जो है वो लिए जाते हैं, यानी कि सबसे जो स्वस्थ मॉथ्स होते हैं उन्हें लेते हैं, मेल और फीमेल को लेते हैं। अब उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ब्रीडिंग करवाई जाती है और उनमें क्या होती है, वो एग ले करते हैं। अब एग जब ले करेंगी, जब मादा जो है वो क्या करती है, अंडे देती है। अब ये जो अंडे हैं ये क्या करते हैं, जो मलबेरी लीव्स होती है उसी पे अंडे देती हैं, और ये जो शहतूत की पत्तियां होती है उन्हें ये जो लार्वा है वो क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं। ये कंटिन्यूस फीडिंग करते हैं, 20 से 35 दिनों तक ये लार्वा जो है उस मलबेरी लीव पे क्या करेगी, फीडिंग करते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है, कोकून जो है वो डेवलप होता है, और उसी कोकून को हम क्या करते हैं, तो उसके द्वारा हम पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टिफलिंग करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन कोकून को क्या करेंगे, गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डालने से क्या होगा कि उसमें जो प्यूपा डेवलप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, कोकून को क्षतिग्रस्त होने से या डैमेज होने से हम बचा लेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसे गर्म पानी में डालने के बाद उसे निकालेंगे, और उसके बाद में उससे रीलिंग जो है वो की जाती है। रीलिंग में मैंने आपको बताया क्या करेंगे, जो मृत कोकून है उससे हम रेशम के धागों को निकालेंगे, और एक बड़े पहिए पर, ये हो गया इसका बड़ा पहिया, और उस पर हम क्या करेंगे, इसको लपेट लेंगे। ये देखिए, ये जो कोकून है इससे जो धागे निकल रहे हैं इसे एक बड़े पहिए पर लपेट लिया गया है, और इसी के द्वारा क्या होगा, इसे फिर बार बार धोया जाएगा, और उससे क्या होगा कि चमकदार जो सिल्क है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ पोस्ट कोकून प्रोसेस के बारे में या कोकून पश्चिम प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम देखते हैं वो क्या है, राइट अ नोट ऑन राइजोपर्था, यानी कि जो राइजोपर्था कीट है हमें उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसे क्या कहते हैं हम, लेजर ग्रेन बोरर। तो राइजोपर्था को हम लेजर ग्रेन बोरर भी कहते हैं, या इसे हम लघु धान्य बेधक जो है वो भी इसे कहते हैं। राइजोपर्था की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या अगर हम उसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये किस फाइलम में आएगा, तो इंसेक्ट्स जो है वो किस फाइलम में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास जो है इनकी वो क्या हो जाएगी, इंसेक्टा। सब क्लास इसकी होगी टेरिगोटा। ऑर्डर इनका क्या हो जाएगा, कोलियोप्टेरा। तो ये हो गया इनके ऑर्डर के बारे में। जीनस कौन सा है, राइजोपर्था। और इसकी स्पीशीज अगर हम देखें तो वो कौन सी है, डोमिनिका। और इन दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हुआ राइजोपर्था के क्लासिफिकेशन के बारे में,
जिसमें कि उसका फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास कौन सी है, टेरिगोटा, ऑर्डर कौन सा हो गया, कोलियोप्टेरा, जीनस और स्पीसीज क्या हो गई, राइजोपर्ता डोमिनिका, जिसे हम लेजर ग्रेन बोरर भी कहेंगे या लघु धान्य बेधक भी इसे हम कहेंगे। अब इसके हैबिट, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं यानी कि इनका आवास कौन सा है और ये वितरण कहां करते हैं, तो ये जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही प्रकार से फीड करते हैं किस पे, स्टोर्ड ग्रेन पे, यानी कि जो भंडारित अनाज होता है उन पे ये एक्सटर्नली भी फीड करते हैं और इंटरनली भी फीड करते हैं। एक्सटर्नली फीड यानी क्या हो गया, जो भंडारित अनाज हो गया या गेहूं के दाने ले सकते हैं हम, तो उन्हें क्या करेंगे, बाहरी तौर से भी उनको खाते रहेंगे और इंटरनली भी यानी कि उनके अंदर जाकर भी क्या करेंगे, उन्हें खाकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से फीड करते हैं और क्या करते हैं, स्टोर ग्रेन को जो है नष्ट करते हैं या भंडारित अनाज जो होता है उसे हम नष्ट करते हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले इन्हें साउथ अमेरिका से लिया गया, यानी कि उन्होंने इससे तो साउथ अमेरिका जो है या दक्षिण अमेरिका है वहां से ये स्टार्ट हुए, फिर ये कहां पर पाए गए, तो अब ये वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में ये पाए जा रहे हैं। राइजोपर्ता डोमिनिका या लघु धान्य बेधक जो है पूरे वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, यानी पूरे विश्व में पाए जा रहे हैं। और कहां पर, तो वार्म एंड ट्रॉपिकल एरियाज, यानी कि जो गर्म और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर ये राइजोपर्ता डोमिनिका या लेजर ग्रेन बोरर जो है वो पाए जा रहे हैं। और उसमें कहां पर, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये हुआ इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनकी संरचना जो है वो कैसी है, तो ये टीनी डार्कली कलर्ड होते हैं, यानी कि छोटे और गहरे रंग के होते हैं। इनकी जो बॉडी है उसकी लेंथ जो है या लंबाई जो है वो कितनी होती है, 2 से 3 मिलीमीटर लंबाई के ये होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होगी, यानी कि सिर, वक्ष और क्या हो गया, उदर हो गया। दूसरी हम जो इसकी बात करते हैं वो क्या है, ये वोरेशियस फीडर है, यानी कि ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें वोरेशियस फीडर भी कहते हैं, यानी कि भुक्कड़ किस्म के जो है होते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करते हैं तो ये रहा इसका पिक्चर। तो ये जो है ये सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें, इनका जो सिर होता है वो क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है या जो इनका शरीर होता है उनसे नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। तो ये देखिए ये हो गया इसका सिर, जो कि क्या है, इसके शरीर से नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। तो ये हो गया इसका हेड, ये क्या हो गया इसका थोरैक्स, और ये हो गया इसका एब्डोमेन। तो ये हुआ इसके शरीर के बारे में। और इसकी लंबाई जो है कितनी होगी, 2 से 3 मिलीमीटर होगी, और ये डार्क कलर के जो है होते हैं। इनके अगर लाइफ साइकिल या इनके जीवन चक्र की अगर हम बात करते हैं तो इनका जीवन चक्र जो है उसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एग हो गई, लार्वा हो गई, प्यूपा हो गया और अडल्ट हो गया। तो ये रही इसकी लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले जो अडल्ट होते हैं वो अंडे देती है, जो मादाएं होती है वो क्या करती है, अंडे देगी, और ये जो है एग्स जो है वो 5 से 6 दिनों में क्या होंगे, लार्वा में डेवलप हो जाएंगे। और एक जो मादा है या जो एक जो फीमेल है इसकी, वो कितने अंडे देगी, करीब 500 अंडे जो है वो दे सकती है।
ठीक है। ये अंडे जो है किस में डेवलप होंगे, अब 5 से 6 दिनों में लार्वा में डेवलप होते हैं या विकसित होते हैं। अब ये जो लार्वा है ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही प्रकार से स्टोर्ड ग्रेन पे फीड करता है या उन्हें खाता है। और जो अंडे होते हैं वो मादा कहाँ पर देती है, तो जो स्टोर्ड ग्रेन होते हैं यानी कि जो अनाज के दाने हैं उनकी जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उस पर ये जो है अडल्ट फीमेल जो है वो अंडे देती है। और अब ये जो लार्वा है ये 40 दिनों में प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं और ये जो प्यूपा है ये इंटरनली जो है ग्रेन में रहता है। ये प्यूपा जो है वो 7 दिनों में किसमें, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुआ इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें जो अडल्ट फीमेल है वो कितने लगभग 500 अंडे जो है दे पाती है और ये फीमेल जो है वो अपने अंडे जो है कहाँ पर देगी, तो ये स्टोर्ड ग्रेन या जो अनाज के दाने हो गए या भंडारित अनाज हो गया उसकी सतह पर ये अपने अंडे देगी। ये अंडे उस पर अब ये क्या करेंगे, वो फीड करते रहेंगे और ये अंडे जो है 5 से 6 दिनों में लार्वा में डेवलप होंगे। ये जो लार्वा है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही प्रकार से फीड करेंगे ग्रेन्स पे या अनाज के दानों पे। अब जो लार्वा है वो प्यूपा में 7 दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा और प्यूपा जो है वो लार्वा जो है प्यूपा में 40 दिनों में कन्वर्ट होगा और प्यूपा जो है अडल्ट में 7 दिनों में जो है चेंज हो जाता है। तो ये हुआ इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब आप कहेंगे कि जो ये किस किस पर फीड करते हैं, तो ये जो है ये सीरियस पेस्ट होते हैं यानी कि बहुत भारी मात्रा में जो है अनाज को नष्ट करते हैं। ये करीब अपने जो बॉडी वेट होता है यानी कि जो शरीर का भार होता है उसके बराबर प्रतिदिन जो है अनाज को नष्ट कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीरियस पेस्ट भी कहते हैं। और ये किस किस पर फीड करेंगे, कौन कौन से अनाज को ये नष्ट कर देते हैं, तो ये सबसे मेनली या मोस्टली जो है किस पर, तो ये सबसे पहले जो है गेहूं की जो है नष्ट करते हैं और उसके बाद में ये और किस किस को नष्ट कर देंगे, तो राइस या चावल हो गए, व्हीट हो गया और जो है मेज या मक्का हो गया और ये जो है ज्वार पर जो है फीड करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब ये जो लार्वा है वो या इनके जो अडल्ट्स है वो क्या करेंगे, तो ये सबसे पहले ये जो आटे की तुलना में जो साबुत अनाज होगा अगर उसे खाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी डेवलप हो पाते हैं। तो इसीलिए ये किस पे, साबुत अनाज पे सबसे पहले फीड करते हैं या उन्हें सबसे पहले खाते हैं। फिर अगर हम इनके प्रिकॉशंस और कंट्रोल की बात करें, यानी कि इनसे बचाव कैसे किया जाए या इन्हें नियंत्रित जो है वो कैसे किया जाए, तो सबसे पहले जो कच्चे अनाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं या नरम होते हैं। तो उन पे ये बहुत ही जल्दी फीड करते हैं और उन्हें बहुत ही जल्दी नष्ट कर देते हैं। तो उनको जो है उनको अच्छे से प्रिजर्व करके या सुरक्षित करके रखना चाहिए सबसे पहले। दूसरी जो बात है वो क्या है कि ये सबसे कम जो तापमान है जिसमें ये जीवित रह सकते हैं वो होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर उससे कम तापमान किया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए कम तापमान पर जो है स्टोर्ड ग्रेन को रखना चाहिए या भंडारित अनाज को कम तापमान पे रखना चाहिए। और जो सॉफ्ट ग्रेन्स हो गए उन्हें बचाकर रखना चाहिए। और जब अनाज को भंडारित किया जा रहा है, उन्हें स्टोर किया जा रहा है, तब क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे से सावधानी पूर्वक देख के रखना चाहिए। तो ये हुआ राइजोपर्टा के बारे में, जिसमें कि हमने क्या देखा, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा, स्ट्रक्चर देखा यानी कि उसकी संरचना जो है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया संरचना में क्या होगा, ये लगभग 2 से 3 मिलीमीटर लंबे होंगे और इनका जो बॉडी का कलर है वो कैसा होगा, डार्क होगा। और इसमें हमने देखा इनका जो सिर है वो इनके शरीर से क्या होगा, नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। फिर इनकी लाइफ साइकिल की बात की और लाइफ साइकिल में हमने क्या देखा, जो अडल्ट है वो क्या करेगा, सबसे पहले जो स्टोर्ड ग्रेन है, ग्रेन की जो सरफेस है उसी पर जो है सतह पर अंडे देता है और ये अंडे जो है 5 से 6 दिन में लार्वा में डेवलप होते हैं। ये लार्वा जो है एक्सटर्नली और इंटरनली जो है फीड करता है किस पे, ग्रेन्स पे। और उसके बाद ये लार्वा 40 दिनों में किसमें, प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा 7 दिनों में अडल्ट जो है वो बन जाता है। उसके बाद में हमने देखा इसके प्रिकॉशंस एंड कंट्रोल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेंगे इसका वो क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंसेक्ट अट्रैक्टेंट इन पेस्ट कंट्रोल। यानी कि जो इंसेक्ट अट्रैक्टेंट होते हैं उनका पेस्ट कंट्रोल में जो है क्या रोल होता है। तो सबसे पहले केमिकल्स विच कॉज इंसेक्ट्स टू मेक ओरिएंटेड मूवमेंट टूवर्ड्स देयर सोर्स आर कॉल्ड इंसेक्ट अट्रैक्टेंट। यानी कि ऐसे रसायन जो कि इंसेक्ट या कीट जो होते हैं उन्हें अपने स्रोत की ओर गति करने के लिए उत्साहित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्टेंट कहते हैं। अगर हम इंसेक्ट अट्रैक्टेंट की बात करें या कीट आकर्षकों की बात करें, उसमें हम सबसे पहले जो है
देखेंगे वो कौन से हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम जो पहला देख रहे हैं वो है फेरोमोन्स। तो जो फेरोमोन्स है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इंसेक्ट द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इट इज अ केमिकल substances that are produced from the insects। यानी कि कीटों द्वारा ये जो केमिकल या रासायनिक पदार्थ जो है वो स्रावित किए जाते हैं। फेरोमोन्स जो है हम कई प्रकार के देखते हैं, इसमें जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो कौन सा है, सेक्स फेरोमोन। अब ये जो सेक्स फेरोमोन है ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये तो ये जो सबसे पहले है, ये सबसे ज्यादा जो मात्रा में है ये मोस्टली फीमेल जो इंसेक्ट्स होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। वो क्या करती है, इस सेक्स फेरोमोन को सीक्रेट जो है क्यों करती है, ताकि वो अपनी ही स्पीसीज के जो ऑपोजिट सेक्स है उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके, यानी कि अपनी ही प्रजाति के जो नर है उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसी के लिए ये सेक्स फेरोमोन्स जो है सीक्रेट करती है या स्रावित करती है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया, मॉथ। तो मॉथ जो होते हैं वो उनकी जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है, इन सेक्स फेरोमोन को सीक्रेट करती है, जिससे कि जो ऑपोजिट सेक्स होते हैं यानी जो मेल हो गए वो क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर क्या करते हैं, वो मैटिंग करते हैं। दूसरा हम इसमें देखते हैं एग्रीगेशन फेरोमोन। तो ये एग्रीगेशन फेरोमोन्स क्या होते हैं, तो ये इंसेक्ट द्वारा या कीटों द्वारा तब स्रावित किए जाते हैं जब उन पे हमला हो रहा होता है या कोई प्रीडेटर जो है वो उन पे हमला कर रहा होता है। तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन फेरोमोन्स जो है स्रावित करते हैं और उसके द्वारा जो है कीट क्या करते हैं, जो प्रीडेटर है वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे काफी गुस्सैल प्रकृति के है और वो क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे। तो ये प्रीडेटर को भगाने के काम आता है। ठीक है, तीसरा हम इसमें देखते हैं अलार्म फेरोमोन। तो ये अलार्म फेरोमोन क्या होते हैं, ये तब स्रावित किए जाते हैं जब कोई इंसेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, वो खतरे में रहते हैं। तो जब उन पे कोई खतरा आता है तो वो ये अलार्म फेरोमोन स्रावित करते हैं और अपने जो प्रजाति के जो दूसरे कीट होते हैं उन्हें क्या करते हैं, बताते हैं कि अभी जो है यहाँ पे खतरा है। तो उस दौरान जो है अलार्म फेरोमोन जो है वो सीक्रेट किया जाता है। ये एंड्स द्वारा हो गया, हनी बीज द्वारा स्रावित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फेरोमोन्स के बारे में। दूसरा अगर हम इसमें देखें फूड लेयर्स, तो ये क्या होते हैं कि जो केमिकल्स है वो प्लांट्स के द्वारा, यानी कि प्लांट्स में या पादपों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा जो है कीट जो है वो आकर्षित होते हैं, किसके लिए, फीडिंग के लिए या खाने के लिए। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, फूड लेयर्स कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें टर्पिन्स, ये प्लांट्स की बार्क में प्रेजेंट होता है और इसके द्वारा कौन से कीट जो है वो आकर्षित होंगे, बार्क बीटल। ठीक है, तीसरा हम इसमें देखें लाइट ट्रैप। अब इस लाइट ट्रैप में क्या होता है कि रात के समय में क्या किया जाता है, लाइट लगा दी जाती है, यूवी लाइट हो गई या बल्ब हो गए वो जला दिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इंसेक्ट जो है वो उस लाइट की ओर अट्रैक्ट होंगे। जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट है या जो रात्रिचर कीट है वो क्या करेंगे, उस लाइट की ओर आकर्षित होंगे और वो वहां पर जाएंगे। जैसे ही वो वहां पर जाएंगे उन्हें जो है पकड़ लिया जाएगा और उन्हें ट्रैप कर लिया जाएगा। तो ये हो गया लाइट ट्रैप के बारे में। इसका अगर हम फोटो देखें तो ये देखिए, ये क्या हो गया, एक बल्ब हो गया जिसे रात के समय में लगा दिया गया है और फिर जो है इंसेक्ट जो है क्या होंगे, उस बल्ब की और उसकी लाइट की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे रात के समय में और फिर क्या कर लिया जाएगा, उन्हें पकड़ लिया जाएगा या ट्रैप कर लिया जाएगा। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो
इसमें क्या होंगे, बीटल्स जो है वो भी अट्रैक्ट होंगे रात में लाइट की ओर, मॉस्क्यूटोज। आपने घरों में भी देखा होगा कि रात के समय में अगर कहीं पे एक जगह पे लाइट लगा दे और बाकी सारी लाइट्स बंद कर दे तो फिर वो क्या होते हैं, सारे ही इंसेक्ट्स जो है जहाँ पे लाइट जल रही होती है वहीं पर चले जाते हैं और वो क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। फ्लाइज हो गई, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल लाइट ट्रैप के, तो इसके द्वारा भी हम उन्हें पकड़ सकते हैं इंसेक्ट्स को। चौथा हम इसमें देखते हैं स्टिकी ट्रैप। तो अब ये स्टिकी ट्रैप्स क्या होता है, यानी कि इसमें जो है येलो कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब ये येलो कार्डबोर्ड जो है क्या होता है, इंसेक्ट जो है इसके द्वारा क्या होते हैं, बहुत ही आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होता है ये येलो कार्डबोर्ड। और इस पे क्या करते हैं, एक स्टिकी केमिकल जो है वो लगा दिया जाता है। तो इस स्टिकी केमिकल से लगाने के क्या होगा कि सबसे पहले जो येलो कार्डबोर्ड है उसके द्वारा क्या होंगे, इंसेक्ट जो है या कीट जो है वो आकर्षित होंगे। ये देखिए, तो इस तरह ये अट्रैक्टिव कार्डबोर्ड जो है या येलो कार्डबोर्ड जो है वो लगाया जाता है, उसके द्वारा क्या होंगे, कीट जो है उसकी ओर आकर्षित होंगे। और इस पे क्या कर दिया जाता है, स्टिकी सब्सटेंस जो है या केमिकल जो है वो लगा दिया जाता है। तो जब जैसे ही इंसेक्ट या कीट जाके उस कार्डबोर्ड पे बैठेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पर ट्रैप हो जाएंगे, वो वहां पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिससे कि उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो ये हमारा हुआ इंसेक्ट अट्रैक्टेंट के बारे में, जिसमें कि हमने कौन से पढ़े, फेरोमोन वाला पढ़ा, फूड लर्स पढ़ा, तीसरा हमने लाइट ट्रैप पढ़ा, चौथा हमने स्टिकी ट्रैप जो है वो पढ़ा। अब ये जो इंसेक्ट ट्रैप है या इंसेक्ट अट्रैक्टेंट जो है ये कहाँ काम आ रहे हैं, तो इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पर इन्हें काम में लेके इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो कम की जा सकती है। और दूसरा इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो सिंथेटिक जो फेरोमोन है वो भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे फेरोमोन जो कि फीमेल इंसेक्ट जो है अपने मेल को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूस करती है और फिर वो क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। तो सिंथेटिक फेरोमोन जो है वो प्रोड्यूस करके क्या किया जा सकता है, उनके जो मेटिंग पार्टनर है उन्हें क्या किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है, और इसी के द्वारा क्या किया जा सकती है, उसकी पॉपुलेशन को, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को जो है कम किया जा सकता है। तो ये हमारा हुआ फेरोमोन्स के बारे में। तो हमारा इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ नोट ऑन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, यानी कि प्रेरित प्रजनन क्या है उसके बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या प्रेरित प्रजनन जो है वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इट इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। यानी कि ये क्या है, प्रजनन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। और ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती क्या है, इन विच पिट्यूटरी हार्मोन इंजेक्टेड in the body of fish by breeders। यानी कि ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या प्रेरित प्रजनन जो है वो क्या है, तो ये सबसे पहली प्रजनन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। और इसमें क्या होगा, ब्रीडर्स या प्रजनकों द्वारा एक पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है मछली के शरीर के अंदर। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित प्रजनन कहते हैं। फिर क्या होता है, ये जब पिट्यूटरी हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाता है तो जो फिशेस होती है स्टार्ट लेइंग एग्स।
यानी कि जो मादा मछलियां होती है वो क्या करती है, अंडे देना प्रारंभ कर देती है। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या प्रेरित प्रजनन क्या है, ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है प्रजनन की, और इसमें क्या होगा कि मछली के जो शरीर है उसके अंदर क्या किया जाता है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होगी, जो फीमेल फिशेज होगी वो क्या करेगी, एग अंडे देना जो है वो प्रारंभ कर देती है। और ये कौन कौन सी मछलियों में देखा गया है, कार्प्स में, मुलेट्स में, क्लेरियस में एंड कैटफिशेस में ये प्रेरित प्रजनन जो है वो करवाया गया है। तो ये हो गया इसका फोटो, जिसमें कि जो फिश है या मछली जो है उसमें इंजेक्शन जो है पिट्यूटरी हार्मोन का दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की या प्रेरित प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो फेवरेबल नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, इसीलिए प्रेरित प्रजनन की आवश्यकता पड़ी। उसमें क्या क्या आ गया, फोटो पीरियड हो गया, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया या तापमान हो गया, और खाने की कमी हो गई या अपर्याप्तता हो गई, और हार्मोन्स की अपर्याप्तता के कारण जो है इस इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की या प्रेरित प्रजनन की आवश्यकता पड़ी। अब अगर हम इसका प्रोसीजर देखते हैं प्रेरित प्रजनन का, तो वो क्या है या इसकी प्रक्रिया जो है वो क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या प्रेरित प्रजनन में सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पिट्यूटरी हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उसका सिलेक्शन करेंगे या उसका कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स या ग्लैंड्स। तो सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्रंथियां हो गई उनका हम क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे, कलेक्शन करेंगे। तो अब ये संग्रहण जो है या कलेक्शन जो है किन मछलियों से किया जाए, तो सबसे पहले ये कलेक्शन जो है सेम स्पीसीज जो है या जो सेम प्रजाति की जो मछलियां है उनसे संग्रहण किया जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथियों का, और या रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए वो, यानी कि निकटतम संबंधित होनी चाहिए मछली, तब हम उसका कलेक्शन जो है किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम इसमें देखते हैं कि जो मछलियां हैं वो फ्रेशली किल्ड होनी चाहिए, जिससे कि पिट्यूटरी हार्मोन जो है कलेक्ट किया जाए, यानी कि अभी अभी ताजा ताजा जिसे मारा गया हो। दूसरा हम इससे देखते हैं या वो 5 से 8 दिन की जो है, 5 से 8 दिन पहले वो मरी हो, परंतु उन्हें क्या कर दिया गया हो, प्रिजर्व करके रख दिया गया हो। और इसे कहाँ प्रिजर्व करके रखेंगे, या उनका जो है हम प्रिजर्वेशन किस में करेंगे, तो रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में जो है उसे प्रिजर्व करके या संरक्षित करके रखेंगे, और फिर उनसे भी हम है जो पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है वो ले सकते हैं, उनका संग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ इसके बारे में। और ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो एक स्वस्थ मछली, अच्छी मछली से लिया जाना चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, फ्रेशली किल्ड होनी चाहिए। अब ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है या पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो कहाँ से कलेक्ट की जाती है, कलेक्टेड from the posterior part of the brain। यानी कि मस्तिष्क का जो पश्च भाग है वहां से ये पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो कलेक्ट या संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पहले हमने उन्हें क्या किया, सबसे पहले कलेक्शन जो है कहां से करेंगे, तो ताजा मारी गई मछलियों से करेंगे। दूसरा वो कलेक्शन कहां से किया जाएगा, तो मस्तिष्क के पश्च भाग या पोस्टीरियर पार्ट से जो है कलेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड्स का किया जाएगा। तीसरा, अब हमने कलेक्शन कर लिया है, अब हम उन्हें क्या करेंगे, तो अब हम उन्हें प्रिजर्व करके रखेंगे किसमें, एल्कोहल में।
तो अब उन पिट्यूटरी हार्मोन्स को या ग्लैंड्स को किसमें प्रिजर्व करके रखेंगे? अल्कोहल में। अब अल्कोहल में प्रिजर्व करने से क्या होगा कि उनमें जो डिहाइड्रेशन है या निर्जलीकरण जो है वो हो जाएगा, और जो फिर क्या किया जाएगा 24 घंटे बाद उस अल्कोहल को क्या कर दिया जाएगा? चेंज किया जाएगा, ताकि डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण जो है वो अच्छे से हो जाए और जो वसा है उसमें वो कम हो जाए। तो ये हो गया इसके प्रिजर्वेशन के बारे में, कलेक्शन किया, उसे हमने अल्कोहल में प्रिजर्व करके रख दिया। अब जब हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करने वाले होंगे या प्रेरित प्रजनन करने वाले होंगे तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है या जो हार्मोन्स है जिन्हें हमने अल्कोहल में संग्रहित करके रखा है या कलेक्शन करके रखा है उसका, अब हम क्या करेंगे? हम उन्हें शीशियों में से बाहर निकाल लेंगे और उनको जो अल्कोहल है उसे इवेपोरेट होने देंगे, यानी कि उन्हें वाष्पित होने देंगे अल्कोहल को। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। दूसरा क्या करेंगे अब हम? सिलेक्शन ऑफ फिशेस, यानी कि अब किन मछलियों में हमें प्रेरित प्रजनन करवाना है हम उनका चयन करेंगे। तो सबसे पहले किन मछलियों में प्रेरित प्रजनन कराने के लिए उनका किनका चयन किया जाएगा? तो सबसे पहले वो लगभग 2 से 4 वर्ष की वो मछली होनी चाहिए और उनका जो वेट है वो लगभग कितना होना चाहिए? तो 3 से 5 किलो होना चाहिए उनका वेट, और वो क्या होनी चाहिए? हेल्दी मेल और फीमेल कार्प्स होने चाहिए, यानी कि ऐसी मछलियों का चयन किया जाएगा जिनकी आयु जो है या उम्र जो है लगभग 2 से 4 वर्ष होनी चाहिए, जिनका जो वेट है या जिनका जो वजन है वो लगभग 3 से 5 किलो का होना चाहिए, और वो हेल्दी या स्वस्थ जो है मछलियां होनी चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अब हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ इंजेक्शन। अब हम उन्हें इंजेक्ट करेंगे क्या? पिट्यूटरी हार्मोन। तो अब इंजेक्शन की जो विधि है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हमने चयन कर लिया, अब हम उसमें ये जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट पिट्यूटरी हार्मोन। बिफोर द इवनिंग। यानी कि शाम से पहले ही उनमें पिट्यूटरी हार्मोन जो है मछलियों में इंजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। अब इसमें एक तो होना चाहिए 1 मेल, सॉरी इसमें 1 होगी फीमेल कार्प और 2 मेल कार्प में ये हार्मोन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। अब फीमेल के मामले में, यानी कि जो महिला है उसमें या मादा जो है मछली, उसमें 2 बार पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, या पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्ट फॉर 2 टाइम्स। और जो मेल कार्प है उसमें हम 1 बार इंजेक्ट करेंगे। तो फीमेल कार्प में हमने क्या किया? पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो है वो कितनी बार? 2 बार इंजेक्ट करेंगे, और जो मेल कार्प है उसमें हम केवल 1 बार इंजेक्ट करेंगे। इसमें 1 फीमेल कार्प लेंगे और 2 मेल कार्प लेंगे इंजेक्शन के लिए। अब जो मादा जो कार्प है उसमें क्या किया जाएगा? तो पहला बार इंजेक्शन देने के बाद में 6 घंटे के बाद जो है दूसरा इंजेक्शन उसे दिया जाता है, और मेल कार्प में 2 मेल कार्प लेंगे और उसमें हमने इंजेक्शन जो है 1 बार देंगे। अब ये जो इंजेक्शन है वो इंट्रा मस्कुलरली इंजेक्ट किया जाएगा। कहां पर? पेक्टोरल फिन हो गए, पेल्विक फिन हो गए या कॉर्डल फिन हो गए, वहां पर ये जो है इंजेक्ट किया जा सकता है।
अब इस इंजेक्शन से क्या होता है, जो मेल और फीमेल कार्प है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेज में आ जाएंगे, यानी कि उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे। और फिर जो फीमेल कार्प है वो क्या कर देगी, अंडे देना शुरू कर देगी। जब अंडे देना शुरू करेगी तब हम उनसे क्या करेंगे, सबसे पहले इंजेक्शन के बाद हम उसे ब्रीडिंग हापा में ट्रांसफर कर देंगे। ब्रीडिंग हापा में ट्रांसफर करने के बाद क्या होंगे, ये दोनों जो है क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये रिप्रोडक्शन करेंगे, मैटिंग करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, जो फीमेल कार्प है वो क्या करेगी, अंडे देना प्रारंभ कर देगी। अंडे देना प्रारंभ करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जब वो अंडे दे देगी तब हम उसे नेट द्वारा कलेक्ट कर लेंगे या जाल द्वारा कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम उसे किसमें, हैचिंग हापा जो है उसमें हम इसे ट्रांसफर कर देंगे या स्थानांतरित कर देंगे। तो ये हुआ हमारा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है वो क्या है, तो सबसे पहले एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है ब्रीडिंग का, यानी कि प्रजनन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। फिर हमने देखा कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती क्या है, तो उसमें क्या होंगी कि पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है वो मछली के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और उससे क्या होगा, उससे जो है अंडे देने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है। फिर हम उसमें प्रोसेसिंग अगर देखते हैं या प्रोसीजर जो है वो देखते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो पिट्यूटरी हार्मोन है उसे कलेक्ट कर लेंगे और वो किससे कलेक्ट किया जाना चाहिए, या तो सेम स्पीसीज होनी चाहिए यानी कि सेम प्रजाति की मछली होनी चाहिए, और या वो क्या होनी चाहिए, निकटतम संबंधित प्रजाति की होनी चाहिए। फिर हम इसमें दूसरा देखते हैं कि जो इंजेक्शन है यानी कि जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो कहाँ से लिए जाने चाहिए, तो जो फिश है या जो मछली है उसके जो मस्तिष्क है उसके पोस्टीरियर पार्ट से या पश्च भाग से जो है पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो लिए जाएंगे। अब क्या किया जाएगा, उन हार्मोन को लेने के बाद में उसे अल्कोहल में प्रिजर्व करके रख दिया जाएगा और जब इंड्यूस्ड करना होगा तब उससे जस्ट पहले जो है उसे निकाल लिया जाएगा और अल्कोहल को इवेपोरेट होने दिया जाएगा या वाष्पित होने दिया जाएगा। फिर हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ फिशेज, यानी कि मछलियों का चयन करेंगे जिसमें कि जो मछलियां हैं वो लगभग 2 से 4 वर्ष की होनी चाहिए और दूसरा जो है क्या है कि उनका जो वजन है वो लगभग 1 से 5 किलो का होना चाहिए। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड करेंगे, सबसे पहले इंजेक्शन करेंगे किसमें, तो मछलियों में इंजेक्शन जो है वो कैसे किया जाएगा, तो इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन दिया जाएगा उन्हें और उसमें जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो मछली यानी कि जो फीमेल कार्प है या जो मादा कार्प है उसमें 2 बार किया जाएगा और जो मेल कार्प है उसमें 1 बार किया जाएगा। फीमेल कार्प में 6 घंटे बाद जो है दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है और मेल कार्प में 1 ही बार दिया जाएगा। फिर उन्हें क्या किया जाएगा, ब्रीडिंग हापा में डाल दिया जाएगा और ब्रीडिंग हापा में डालने के बाद क्या होगा कि अब वो जब मादा जो है अंडे देना प्रारंभ कर देगी और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसे नेट से कलेक्ट करके हैचिंग हापा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह हमारी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है वो प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो सबसे पहले बीमारियों से और जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है या जो संक्रमण है उनसे बचने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि KMnO4 का प्रयोग करना चाहिए या उसके विलेन का प्रयोग करने से क्या होगा, बीमारियों से और पैरासिटिक संक्रमण से बचा जा सकता है। दूसरा हम इसमें प्रिकॉशन देखते हैं वो क्या है कि जो ब्रीडर होता है या जो प्रजनक होता है उसे मैकेनिकल या यांत्रिक चोटों से बचना चाहिए या इंजरीज से बचना चाहिए। दूसरा हम क्या देखते हैं, तीसरा हम इसमें क्या देखते हैं कि जो सिलेक्शन किया जा रहा है वो या तो सेम स्पीसीज का होना चाहिए या जो है निकटतम संबंधित प्रजाति का होना चाहिए। तो ये होगा इसकी सावधानियां के बारे में। अगर हम इसके एडवांटेज देखते हैं या इसके लाभ देखते हैं वो क्या क्या है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के, तो इससे क्या होगा कि एक ही समय में जो है कई सारे अंडे देने के लिए मछलियों को उत्साहित या उत्तेजित जो है किया जा सकता है प्रेरित प्रजनन के द्वारा। और दूसरा हम जो है इसमें क्या देखते हैं, तो एक ही समय में या एक ही सीजन में जो है, या हम कह सकते हैं एक ही सीजन में क्या करेंगे, जो मछलियां है उसे एक से अधिक बार जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन के लिए उत्तेजित किया जा सकता है। तो ये हुआ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ नोट ऑन कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन, यानी कि स्वच्छ जलीय जो झींगा है उसका जो कल्चर है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर प्रॉन कल्चर देखें, वो क्या होता है, द रियरिंग of prawn
is called prawn culture। यानी कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें कि झींगे को जो है पाला जाता है और उसे ही हम प्रॉन कल्चर या झींगा पालन जो है कहते हैं। तो अगर हम फ्रेश वाटर प्रॉन की बात करते हैं तो उसमें हम किसे पढ़ेंगे? मैक्रो ब्रैकियम रोज़ेनबर्गी। तो ये जो मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्गी है वो क्या है? एक फ्रेश वाटर प्रॉन है या जो स्वस्थ जलीय झींगा है। तो सबसे पहले हम इसका जो है कल्चर पढ़ते हैं। तो अब इस फ्रेश वाटर प्रॉन को जो है कलेक्ट जो है या संग्रहण जो है इनका कहाँ से किया जाता है? तो इनका कलेक्शन किया जाता है रिवर से या नदियों से, पॉन्ड या तालाबों से, झीलों से और फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल से जो है इन झींगों को कलेक्ट किया जाता है या इनका प्रॉन का कल्चर जो है किया जाता है। अब अगर हम मैक्रोब्रैकियम रोज़ेनबर्गी का अगर फ्रेश वाटर कल्चर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका कल्चर करने से पहले हम क्या करेंगे? इनका कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन मैंने आपको बताया है कहाँ से करेंगे? तो रिवर या नदियों से करेंगे, तालाबों से करेंगे या हम उसे स्वच्छ जल से जो है संग्रहण करेंगे। उसका संग्रहण करने के बाद क्या किया जाएगा? जो मेल प्रॉन है और जो फीमेल प्रॉन है उन्हें क्या किया जाएगा? एक बिग एक्वेरियम में रख दिया जाएगा। 1 मेल प्रॉन एंड 1 फीमेल प्रॉन, यानी कि एक जो है नर प्रॉन या झींगा होना चाहिए और एक जो है मादा झींगा होनी चाहिए और उसे हम क्या करेंगे? एक बिग एक्वेरियम में रख देंगे कलेक्ट करके। एक्वेरियम में रखने के बाद क्या होगा? वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे और इसमें ऐसे कई सारे जोड़ों को जो है टैंक में रखा जाता है। अब टैंक में रखने के बाद क्या होगा? सबसे पहले उन्हें कलेक्ट करेंगे, टैंक में रखेंगे और टैंक में रखने के लिए ऑक्सीजनेटेड प्लास्टिक बैग जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया? जो प्रॉन्स हैं उनको क्या किया? कलेक्ट किया। कहाँ से? रिवर से, नदियों से, तालाबों से और झीलों से कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? उन्हें ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पर? तो टैंक में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर टू दी टैंक। अब उन्हें टैंक में ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन युक्त प्लास्टिक बैग जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उनके द्वारा उन्हें टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब जो मेल है और जो फीमेल प्रॉन है वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, प्रजनन करेंगे और जो फीमेल प्रॉन है वो क्या करेगी? अब अंडे देना प्रारंभ कर देगी। फीमेल स्टार्ट टू ले एग। अब क्या किया है? जो फीमेल प्रॉन है उसने अंडे देना प्रारंभ कर दिया गया है। अब इन अंडों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, फॉर गुड डेवलपमेंट ऑफ एग्स, उसमें क्या करेंगे? हम सी वाटर को मिक्स करेंगे फ्रेश वाटर के साथ। मिक्स्ड सी वाटर with fresh water। यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे? स्वच्छ जल के साथ जो है समुद्री जल जो है उसे मिश्रित करेंगे और इससे क्या होगा? जो अंडों का विकास है या जो परिवर्धन है वो क्या होगा? अच्छे से हो जाएगा। और अब इसके द्वारा सी वाटर मिक्स करने के बाद क्या होगा? जो अंडों का कलर है वो चेंज होगा। Eggs color changed। अब ये जो अंडों का कलर है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये ऑरेंज से या नारंगी से कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रे कलर का हो जाएगा या हल्के धूसर रंग का हो जाएगा।
अब इससे क्या होगा, जो लार्वा जब इमर्ज आउट हो जाएंगे, यानी कि जब लार्वा विकसित हो जाएंगे, तब इन्हें इन टैंक में से निकाल कर किस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, सीमेंट से बने टैंक में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉन को कलेक्ट करेंगे, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, इनसे कलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, उसे एक टैंक में जो है स्थानांतरित किया। स्थानांतरित करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, तो उसे एक बिग एक्वेरियम में रख देंगे, यानी कि एक नर और एक मादा प्रॉन को हम बिग एक्वेरियम में रख देंगे। उसके बाद क्या होंगे, वो रिप्रोडक्शन या प्रजनन करने लगेंगे। ऐसे कई जोड़ों को हम एक्वेरियम में रखते हैं। अब वो प्रजनन करने के बाद क्या करेगी, जो फीमेल है वो एग लेइंग स्टार्ट कर देगी, यानी कि वो अंडे देना प्रारंभ कर देगी। अंडे देना प्रारंभ करने के बाद हम क्या करेंगे, उन्हें जो है अब उसके साथ क्या करेंगे, फ्रेश वाटर के साथ जो सी वाटर है उसे मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, जो अंडे का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा और जो अंडों का रंग है वो ऑरेंज से लाइट ग्रे कलर का हो जाता है। अब लार्वा जो है वो विकसित होने लगे हैं। अब उसे क्या करेंगे, जैसे ही वो विकसित होने लगते हैं, लार्वा बाहर आने लगते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें सीमेंट के टैंक में स्थानांतरित कर देते हैं। अब इन लार्वा को क्या फीड कराया जाता है, फीड बॉइल्ड एग, यानी कि उसे क्या किया जाएगा, जो उबले हुए अंडे हैं लार्वा को वो खिलाए जाएंगे और फिश एग खिलाए जाएंगे, यानी कि मछली के अंडे जो है वो लार्वा को खिलाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हम ये प्रक्रिया करते हैं। अब इसके अलावा हम अब क्या करते हैं कि जो काऊ का डंग है, यानी कि जो गाय का गोबर है, और जो लाइम या चूर्ण जो है उसे मिक्स करके भी उसके प्रॉन के हैबिटेट में रखा जाता है। तो ये हमारा हुआ किसके बारे में, प्रॉन के कल्चर के बारे में, जिसमें कि हमने एग्स देख लिए और फिर लार्वा देख लिया। और लार्वा को हमने क्या खिलाएंगे, तो हम उबले हुए अंडे और जो मछलियों के अंडे हैं वो खिलाएंगे। फिर जो है इसके प्रॉन के हैबिटेट में हमने कहा कि काऊ डंग, यानी कि जो गाय का गोबर है और चूना है, उसे भी मिक्स करके क्या किया जाता है, प्रॉन के हैबिटेट में या आवास में लगाया जाता है। अब इन्हें हम खाने में क्या क्या दे सकते हैं, तो अर्थवॉर्म दे सकते हैं या केचुए दे सकते हैं, मछली के टुकड़े दे सकते हैं, और हम उसे क्या दे सकते हैं, पल्सेस या दालें दे सकते हैं, और राइस या चावल जो है वो भी दे सकते हैं। तो ये भी उसे खाने के रूप में प्रॉन को दिए जाते हैं। अब क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के बाद जो है अडल्ट प्रॉन जो है वो विकसित हो जाता है। अडल्ट प्रॉन डेवलप, और ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसका जो वेट है वो कितना होता है, या वजन जो है वो कितना होता है, लगभग 100 ग्राम का। तो ये हमारा हुआ किसके बारे में, प्रॉन के कल्चर के बारे में, जिसमें कि हमने फ्रेश वाटर कल्चर जो है वो देखा। वो किसका है, मैक्रोब्रैचियम रोसेनबर्गी का है। अब उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले उसे संग्रहित किया, कलेक्ट किया, किसके द्वारा, ऑक्सीजनेटेड प्लास्टिक बैग के द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन युक्त प्लास्टिक बैग के द्वारा उसे संग्रहण करेंगे। संग्रहण करने के बाद क्या किया जाएगा, एक मेल प्रॉन और एक फीमेल प्रॉन जो है उसे बिग एक्वेरियम में रख दिया जाएगा। रखने के बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, और उसके बाद जो है फीमेल जो है अंडे देना जो है प्रारंभ कर देती है। अंडे देना प्रारंभ करने के बाद अंडों को क्या किया जाएगा, उसके साथ जो है सी वाटर जो है वो मिक्स कर दिया जाएगा फ्रेश वाटर के साथ। उससे क्या होगा, जो अंडे हैं वो कैसे हो जाएंगे, ऑरेंज से लाइट ग्रे कलर के हो जाएंगे। अब अंडों का कलर चेंज होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अब जो लार्वा जब विकसित होने लगेंगे तब क्या करेंगे, हम उसे किस में रख देंगे, तो सीमेंट से बने टैंक में रख देंगे। सीमेंट से बने टैंक में रखने के बाद जो है, और वो जो टैंक है सीमेंट से बना हुआ, उसे जो है छायादार स्थान में रखेंगे। उसके बाद हमने कहा कि काऊ डंग हो गया या जो गाय का गोबर हो गया और जो चूना हो गया, उसे क्या करेंगे, मिक्स करके प्रॉन के हैबिटेट में या आवास में वो भी रखते हैं। उसे खाने में
जो है अर्थवॉर्म, फिश और पल्सेस और राइस जो है वो भी दिए जाते हैं। और 6 महीने के बाद जो है प्रॉन जो है, एडल्ट प्रॉन जो है या जो वयस्क प्रॉन है वो डेवलप हो जाता है, जिसका वेट जो है लगभग 100 ग्राम का होता है। तो ये हमारा हुआ फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर के बारे में। इसी तरह से हमारा जो ये पार्ट ए और पार्ट बी है इसका कंप्लीट होता है अप्लाइड जूलॉजी पेपर का। नेक्स्ट जो है हम अपने नेक्स्ट जो है यूट्यूब लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।